डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी ग्रुप की। अभी अपन बात कर रहे हैं कि ग्रुप के कोई अवयव होता है, उसका ऑर्डर अपन कैसे निकाल सकते हैं, ग्रुप के अवयव की कोटि अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रुप के अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। उससे पहले थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं इंटीग्रल पावर की। कोई भी अवयव है उसकी पूर्णांक घात का क्या मतलब होता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए की ए से दो बार कंपोजिशन। ए की ए से जो कंपोजिशन होती है उसको अपन कहते हैं ए स्क्वायर। ए क्यूब का मतलब होता है ए की ए से तीन बार कंपोजिशन। कंपोजिशन कोई भी हो सकती है, संक्रिया कोई भी हो सकती है, संक्रिया गुणा भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ए की पावर एन का मतलब होता है ए की ए से एन बार संक्रिया, ए की ए से एन बार संक्रिया। ए की पावर एन का मतलब होता है ए की ए से एन बार संक्रिया। अगर संक्रिया प्लस हो, यदि संक्रिया प्लस हो, तब ए की पावर एन को अपन ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एन बार। और ए प्लस एन बार करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एन डॉट ए। यानी संक्रिया अगर प्लस हो, कंपोजिशन अगर प्लस हो, तब ए की पावर एन का मतलब होता है एन डॉट ए। ए की पावर एन का मतलब होता है एन डॉट ए होता है। अब अपन बात कर रहे हैं अवयव की कोटि की बात कर रहे हैं। देखो, अब अपन बात कर रहे हैं अवयव की कोटि अपन कैसे देख सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन कहलाती है। ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन कहलाती है यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, जहां पे ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तत्समक अवयव होता है। जहां ई क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। यानी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन कहलाती है यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप से है कि ए की पावर एन बराबर ई। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ए की ए से कम अपन कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। जितनी बार संक्रिया करवा रहे हैं वो जो संख्या है वही क्या कहलाती है, उस अवयव की कोटि कहलाती है। इसे अपन ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त करते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त करते हैं। यदि ऐसे एन का अस्तित्व नहीं हो, चाहे अपन ए को कितनी भी बार संक्रिया करवाएं वापिस तत्समक अवयव नहीं आ रहा है, तो ऐसे अवयव की कोटि क्या कहलाती है, अपरिमित कहलाती है। तब उसको अपन ऑर्डर ऑफ ए को कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं। यदि ऐसा एन विद्यमान नहीं हो, यदि ऐसा एन विद्यमान नहीं हो, तब ऑर्डर ऑफ ए वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। एक बार दोबारा अपन बात करें, ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन कहलाती है यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप से हो कि ए की पावर एन बराबर ई आ जाए। ई क्या है, ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। तब एन को अपन क्या कहते हैं, अवयव ए की कोटि कहते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त करते हैं। अब इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ए की ए से अपन कितनी बार कंपोजिशन करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए, वो जो संख्या है वो क्या कहलाती है, उस अवयव की कोटि कहलाती है। ग्रुप के अंदर अपन जानते हैं तत्समक अवयव की कोटि हमेशा एक होती है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वो देख भी सकते हैं, क्यों देख सकते हैं भी, ई की पावर अपन कम से कम कितनी करेंगे वापिस ई आ जाए। तो ई की पावर अगर अपन पॉजिटिव इंटीजर करना है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ई की पावर 1 करने पे वापिस कितना आ जाता है, ई आ जाता है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ई कितना होता है, 1 होता है। तो ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। और तत्समक अवयव ही एक ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। उसके अलावा ग्रुप में किसी भी अवयव की कोटि 1 नहीं हो सकती। कुछ एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। अपन ये बात जानते हैं, जी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। ये बात अपन जानते हैं।
अब यहाँ अपने को प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर अपन देखें तो ग्रुप की कोटि कितनी है 3, यानी ग्रुप जी में जो अवयवों की संख्या है वो क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अपन प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। तो तत्समक अवयव कितना होगा यहाँ पे 1, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1। तत्समक अवयव की कोटि सदैव कितनी होती है, 1 होती है। अब अपने को प्रत्येक एलिमेंट की कोटि निकालनी है, तो अपन ये देखेंगे ओमेगा की अगर ऑर्डर निकालना है तो ओमेगा की ओमेगा से अपन कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। ओमेगा को ओमेगा से गुणा करेंगे कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा से गुणा करेंगे कितना आएगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब का मतलब कितना होता है, 1 होता है। भाई अपन ये बात जानते हैं, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के क्यूब रूट होते हैं। 1 की पावर 1/3 बराबर कितना होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यानी ओमेगा की ओमेगा से अपन 3 बार संक्रिया करवाएंगे तब क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ओमेगा की ओमेगा से कम कितनी बार संक्रिया करवाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। वो जो संख्या है ना वही क्या कहलाती है, अवयव की कोटि कहलाती है। ओमेगा स्क्वायर की अगर कोटि देखें तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से कितनी बार संक्रिया करवाए, पहली बार संक्रिया करवाएंगे ओमेगा की पावर 4 आएगा। ओमेगा की पावर 4 का मतलब हो गया ओमेगा। फिर संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, कम से कम कितनी बार संक्रिया करवाइए, 3 बार। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं तत्समक अवयव की कोटि 1 हो गई। इसके अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी आ रही है, 3 आ रही है। देखो आगे अपन थ्योरम पढ़ेंगे कि अवयव की जो कोटि होती है वो हमेशा ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ग्रुप की कोटि कितनी है, 3, और प्रत्येक अवयव की कोटि 3 से कम या बराबर आ रही है। ऐसे ही अपन और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जी बराबर ले लिया अपन, ये बात जानते हैं, जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तत्समक अवयव होता है 1। जी में अवयवों की संख्या 4 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब प्रत्येक अवयव की कोटि अपन निकाल रहे हैं, और तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ 1 तो कितना हो गया, 1 हो जाएगा। -1 की कोटि देखें तो -1 को -1 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। तो -1 को -1 से संक्रिया करवाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 को -1 से 2 बार संक्रिया करवा रहे हैं तब तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया। आयोटा की कोटि देखनी है अपने को, तो अपन ये देखेंगे आयोटा की आयोटा से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। पहली बार संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, -1। फिर आयोटा से संक्रिया करवाएंगे माइनस आयोटा आएगा। फिर आयोटा से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो आयोटा की कोटि कितनी हो जाएगी, 4। आयोटा का एलिमेंट ये ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यानी कम से कम कितनी बार संक्रिया करवाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। वो जो संख्या है वही क्या कहलाती है, उस ग्रुप अवयव की कोटि कहलाती है। ऐसे माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से संक्रिया करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -1। फिर माइनस आयोटा से संक्रिया करवाएंगे, प्लस आयोटा आएगा। फिर माइनस आयोटा से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर माइनस आयोटा से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं माइनस आयोटा को जब 4 बार संक्रिया करवा रहे हैं तब तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं एक अवयव की कोटि 1 हो गई। ग्रुप के अंदर केवल तत्समक अवयव की ही कोटि क्या होती है, 1 होती है। तो यहां अपन देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 आ रहा है। इसके अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि या तो 2 आ रही है, 4 आ रही है। अपन ये बात जानते हैं, आगे थ्योरम पढ़ेंगे कि अवयव की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। यहाँ अपन देख रहे हैं सभी अवयवों की कोटि 4 से कम या बराबर ही आ रही है। आगे अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। यानी किसी भी अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि हमेशा बराबर होती है, इनवर्स की कोटि हमेशा बराबर होती है। यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो आयोटा का इनवर्स कौन होता है, माइनस आयोटा होता है। क्योंकि आयोटा को अगर माइनस आयोटा से गुणा करते हैं तो तत्समक अवयव आ जाता है। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट की तो इनवर्स एलिमेंट की तो डेफिनेशन है, ए को अगर बी से संक्रिया करवाने पे अगर ई आ जाता है तब बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है।
तो आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करने पे क्या आ रहा है, तत्सम अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब आयोटा का प्रतिलोम कौन हो गया, माइनस आयोटा। अब यहां अपन देख रहे हैं आयोटा की कोटि और माइनस आयोटा की कोटि बराबर आ रही है, देखो, यानी अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, वो अपन कह सकते हैं। देखो और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे जी बराबर अपन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखो जी बराबर ले रहे हैं अपन 0 1 2 3। अपन ये बात जानते हैं +4 संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। +4 संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। अपन ये बात जानते हैं, देखो Zn + n वो क्या होता है, सदैव ग्रुप होता है। अवशेष योग n संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन Zn गुणा n है वो तभी ग्रुप होता है। अवशेष गुणन n संक्रिया के लिए ग्रुप तभी होता है जब n क्या हो, प्राइम नंबर हो। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। ये तो सदैव ग्रुप होता है, ये तो सदैव ग्रुप होता है। लेकिन Zn है वो गुणा n संक्रिया के लिए ग्रुप तभी होता है, मोडुलो n संक्रिया के लिए ग्रुप तभी होता है जब n क्या हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तभी ग्रुप होता है। तो G बराबर 0 1 2 3 है वो इस संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। कंपोजिशन टेबल बना के अपन चेक कर सकते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर अपन ने देखा था। यहाँ प्रत्येक अवयव की कोटि अपने को निकालनी है। तो तत्समक अवयव प्लस संक्रिया तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 0। तत्समक अवयव हो जाएगा यहाँ पे 0। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है, 1 होती है। अब एक की अपने को कोटि देखनी है, तो अपन ये देखेंगे एक को एक से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। एक को एक से अपन कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। संक्रिया अपने को ये करवानी है, जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है वो संक्रिया करवानी है। तो एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। फिर एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। तत्समक अवयव आना चाहिए तब तक अपन संक्रिया करवाएंगे। एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, और 4 का मतलब कितना होता है, 0। अवशेष योग n संक्रिया के लिए अपन ये बात जानते हैं, देखो अगर a की b से संक्रिया करवाने पर, a की b से संक्रिया करवाने पे यदि n से कम आता है तब तो अपने को a + b लिखना है, वो संख्या लिखनी है। और अगर a में b जोड़ने पे n या n से ज्यादा आता है तब अपन क्या करेंगे, n का भाग देंगे, a + b में n का भाग देंगे, जो शेषफल आता है वो लिखेंगे। भाग देने पर जो शेषफल आता है वो अपन लिखेंगे। संक्रिया का नाम ही अवशेष योग संक्रिया, यानी हमेशा इसका मान शेषफल के बराबर ही रहता है। किसी भी संख्या का अगर 4 में भाग दोगे तो जो शेषफल बच सकता है वो शेष यहाँ पे आएगा। देखो तो a की अगर b से संक्रिया करवाने पे n से कम आता है तब तो वही संख्या लिखनी है। n या n से ज्यादा आता है तब n का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वो अपन लिखेंगे। तो यहाँ एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर एक जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर एक जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ अपने कितनी बार संक्रिया करवाई है, 4 बार संक्रिया करवाइए, तब क्या आ रहा है, देखो तत्समक अवयव आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 की 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, यानी 2 बार संक्रिया करवाने पे ही क्या आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। फिर अपन संक्रिया करवा रहे हैं, 3 की संक्रिया करवा रहे हैं। देखो 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, 6 का मतलब हो गया 2, 6 में 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वो अपन लिखेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब 2 हो गया। फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 5 का मतलब 1 हो गया। फिर अगर अपन 3 जोड़ते हैं तब कितना आएगा, भी 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब हो गया 2। फिर अगर 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 का मतलब 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब 0। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो तो यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो G बराबर 0 1 2 3 इस संक्रिया के लिए क्या होता है, एक ग्रुप होता है। प्रत्येक अवयव की कोटि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देखो तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है, इसके अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि अपन देख रहे हैं। देखो 1 की कोटि कितनी हो जाएगी, 4, 2 की कोटि कितनी हो जाएगी, 2, 3 की कोटि कितनी हो जाएगी, 4। प्रत्येक अवयव की कोटि क्या आएगी, ग्रुप की कोटि से कम या बराबरी रहेगी। प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबरी रहती है। तो इस तरीके से अपने को केवल ये देखना है कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए, कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए, वो जो संख्या है वही क्या कहलाती है, उस अवयव की कोटि कहलाती है। और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, G बराबर अपन ने ले लिया 1 2 3 4, संक्रिया अपन ने ये ले ली, संक्रिया ले रहे हैं अपन अवशेष गुणन 5, ये ले रहे हैं। अभी अपन बात करें तो देखो Zn है वो गुणा n संक्रिया के लिए ग्रुप तभी होता है जब n क्या हो, प्राइम नंबर हो, n अभाज्य संख्या हो तभी ग्रुप होता है, इसके अलावा ग्रुप नहीं होगा। अगर यहाँ पे अपन लेते Z4 लेते तो Z4 है वो ग्रुप नहीं होगा, Z4 है वो ग्रुप नहीं होगा क्योंकि वो संक्रिया वहां पे समवर्ती नहीं होगी, वो संक्रिया गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, समवर्ती नहीं होगा।
तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, कंपोजिशन टेबल बना के अपन चेक कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने पीछे चेक किया था। यहाँ अगर अपन देखें तो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा 1। तत्समक अवयव कितना होगा 1। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। तत्समक अवयव कितना हो जाएगा 1। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब इसके अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि अपन देख सकते हैं। 2 की कोटि अगर देखनी है तो 2 को अपन 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। 8 का मतलब कितना हो गया, 3। फिर 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6। 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, अगर 5 से कम आता है तब तो वही संख्या लेनी है। 5 या 5 से ज्यादा आते ही 5 का भाग लग जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 2 से गुणा करेंगे 8। 8 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। 6 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 बचेगा। देखो तो 2 को 2 से 4 बार संक्रिया करवाने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 का आपने ऑर्डर निकालना है तो 3 को 3 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। 9 का मतलब कितना हो गया, 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 12। 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। फिर 3 से गुणा करेंगे 6। 6 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 है वो भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ऐसे ही अपन देख सकते हैं 4 की कोटि देख सकते हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। 16 में 5 का भाग देंगे कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। देखो तो यानी 4 को 4 से संक्रिया करवाते ही क्या आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो तत्समक अवयव की कोटि 1 हो जाएगी। इसके अलावा जैसे 2 की कोटि भी 4 होगी, 3 की कोटि भी 4 होगी, 4 की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यानी प्रत्येक अवयव की कोटि अपन इस तरीके से देख सकते हैं। अपन ये बात जानते हैं 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो ये एक अबेलियन ग्रुप होगा, ये अपन चेक कर सकते हैं। आगे अपन इसी से कोटि से ही अपन चेक करेंगे चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा, वो अपन आगे चेक कर सकते हैं। भाई साइक्लिक ग्रुप के अंदर केवल अपने को इतना देखना है कि अगर एक भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ जाती है तब वो क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो 2 अवयवों की कोटि किसके बराबर आ रही है, ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है। ग्रुप की कोटि कितनी है, यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप भी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, इसके जनरेटर हो जाएंगे, वो जो अपन नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो इस टाइप से अपन प्लस संक्रिया हो या गुणा संक्रिया हो, कोई भी संक्रिया हो, अपन किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के अपन ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखो या अगर कोई अपरिमित ग्रुप का अपन एग्जांपल लें, जैसे Z प्लस की बात कर रहे हैं। देखो Z प्लस की अपन बात कर रहे हैं। अपन ये बात जानते हैं कि Z है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। Z का मतलब ये सारे एलिमेंट होंगे जिसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, 1 का इनवर्स -1 हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब Z है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। और प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। तो 0 की कोटि कितनी हो जाएगी, देखो 1, 0 की कोटि 1 होगी। अब अपने को ये देखना है 1 की कोटि कितनी होगी। तो अपन 1 की 1 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। यहाँ तत्समक अवयव ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है, 0। तो आपने को ये देखना है कि 1 की 1 से अपन कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। कितनी भी बार अपन जोड़ते जाएं लेकिन तत्समक अवयव नहीं आएगा। देखो तत्समक अवयव नहीं आएगा, कितनी भी बार अपन जोड़े तत्समक अवयव नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसे n का अस्तित्व नहीं है, ऐसे n का अस्तित्व नहीं है। 1 की 1 से अपन कितनी भी बार संक्रिया करवाएं तत्समक अवयव नहीं आएगा। साधारण अगर अपन योग की बात करें तो तत्समक अवयव नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। इसी प्रकार अपन बाकी जो अवयव है उनकी कोटि भी अपन देख सकते हैं, वो भी क्या होगी, अपरिमित होगी। तो Z प्लस एक ग्रुप हो जाएगा जिसके अंदर तत्समक अवयव की कोटि 1 होगी। उसके अलावा जितने भी अवयव है उनकी कोटि क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। देखो कुछ थ्योरम्स की अपन बात कर सकते हैं। देखो ये जरूर अपने को याद करनी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने को जरूर याद करनी है, क्योंकि यही से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरम्स की स्टेटमेंट अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो तुरंत अपन क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये, देखो किसी भी ग्रुप के अवयव की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ G से, ये अपन कह सकते हैं। देखो
अभी अपन देख भी रहे थे, कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जी बराबर अपने लिया था 1 - 1 ये लिया था। अभी अपन देख रहे थे जी बराबर अपने लिया था, ये लिया था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये अपने लिया था। यहाँ अपने देखा था ऑर्डर ऑफ 1 कितना था, 1 था। ऑर्डर ऑफ -1 कितना था, 2 था। ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना था, 4 था। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना था, 4 था। अब यहाँ आप देख सकते हो ग्रुप की कोटि कितनी है, यहाँ पे ग्रुप की कोटि कितनी है, 4 है। देखो तो अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या आ रही है, कम या बराबर आ रही है। यानी ऑर्डर ऑफ ए हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। सेकंड अपन ये कह सकते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। अवयव की कोटि हमेशा उसकी प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो आयोटा का प्रतिलोम कौन होता है, माइनस आयोटा। क्योंकि आयोटा का माइनस आयोटा से अपन संक्रिया करवाते हैं तो तत्समक अवयव आ जाता है। तो इसका मतलब आयोटा का प्रतिलोम कौन हुआ, माइनस आयोटा। और आयोटा की कोटि भी 4 आ रही है, माइनस आयोटा की कोटि भी 4 आ रही है। देखो दोनों की कोटि 4 आ रही है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं -1 का प्रतिलोम कौन होगा, -1 ही होगा। प्रतिलोम का मतलब क्या है, अगर ए की बी से संक्रिया करवाने पे अगर तत्समक अवयव आ जाता है तब बी को अपन क्या कहते हैं, ए का प्रतिलोम कहते हैं। देखो तो -1 की अगर -1 से संक्रिया करवाएंगे, -1 की -1 से संक्रिया करवाएंगे, संक्रिया यहाँ पे गुणा है, तो -1 को -1 से गुणा करते ही क्या आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब -1 क्या का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं, देखो इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी क्या आ रहा है, अवयव के ऑर्डर के बराबर ही आ रहा है। देखो तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है हमेशा किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। तीसरी बात अपन ये देख सकते हैं, देखो जैसे कोई भी ग्रुप ले रहे हो आप, तीसरी प्रॉपर्टी अपन ये देख सकते हैं ग्रुप जी स्टार में, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम का मान निकालना है। कोई भी जैसे इंटीग्रल पावर का अगर मान निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम का मान निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है एन नीचे होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम एंड एन, ये होता है। यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है और ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम का मान निकालना है, तो एन में अपन भाग दे देंगे किसका, एम और एन के में से पेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। देखो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, उसका भाग दे देंगे। देखो ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बराबर होता है एन अपॉन HCF ऑफ एम एन, फॉर्मूला होता है। देखो कोई भी एग्जांपल अपन लेके देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर दे दिया, मान लो आपको ये दे दिया, ऑर्डर ऑफ ए बराबर मान लो दे दिया आपको 15। अब अपने को पूछा गया, देखो इसका मान पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 का मान पूछा गया है, या ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 का या किसी का भी मान पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ ए बराबर अपने को 15 दे दिया, अपने को ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 का मान पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें, इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 कितना आ जाएगा, फॉर्मूला होता है एन, एन की जगह यहाँ पे कितना हो गया 15 हो जाएगा। नीचे आएगा HCF, नीचे आएगा HCF, किसका HCF निकालेंगे अपन, 5 और 15 का, m की जगह 5 है और n की जगह 15, देखो 5 और 15 का HCF निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15, 5 और 15 का HCF कितना आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर कितना आएगा 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। देखो तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर 15 है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 बराबर कितना होता है, 3 होता है। अब देखने में ऐसे लग रहा है कि इसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रल पावर का ऑर्डर हमेशा अवयव की कोटि से कम या बराबर होता है। ऐसे अपन आगे थ्योरम भी पढ़ेंगे और वैसे भी अपन देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से। यानी पावर बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि डिग्री भी बढ़ती जाएगी या ऑर्डर बढ़ता जाएगा। अगर इसकी डिग्री अपन बढ़ा रहे हैं या पावर बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं ऑर्डर बढ़ेगा, इसका ऑर्डर या तो कम आएगा या उसके बराबर आएगा, या तो कम आएगा या उसके बराबर आएगा, ये अपन देख सकते हैं। देखो तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज वाला जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम सिलेक्शन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। कि छोटे छोटे क्वेश्चन, अब ऑर्डर ऑफ ए बराबर 15 दे दिया, इसका मान पूछा है, तो जिसको ये कंसेप्ट पता है तुरंत इसका आंसर बता सकता है, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी टाइम के, तुरंत इसका आंसर बता सकता है। कोई भी मान लो और कोई क्वेश्चन अगर अपन देखें, जैसे ये दे दिया, मान लो ऑर्डर ऑफ ए बराबर ये दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर दे दिया मान लो अपने को, कोई भी ऑर्डर ऑफ ए बराबर दे रखा है 7 दे रखा है। अब पूछा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2021 का मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया। देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2021 का मान पूछा गया है, तो तुरंत अपन निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2021, फॉर्मूला हो जाएगा 7 अपॉन में आ जाएगा HCF आ जाएगा। देखो 7 और 2021 का HCF लिख देंगे,
दोनों का HCF कितना आएगा 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/1, यानी कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। देखो तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, उतना ही मान हो जाएगा। देखो तो अपन ये देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर की वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, ऑर्डर ऑफ ए से लेस देन इक्वल होता है। एक ऐसी थ्योरम अपन जरूर देखते हैं, देखो यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तथा p व n है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। p व n सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, p व n सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब क्या होता है भी, दोनों का अगर मैसेप निकालेंगे या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यदि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैसेप अगर 1 होता है तब उनको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ अभाज्य से मतलब नहीं है, सापेक्षिक अभाज्य का मतलब अलग होता है भी 4 और 3 दोनों सापेक्षिक अभाज्य संख्या। देखो 4 अभाज्य नहीं है लेकिन 4 और 3 सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ऐसी एक थ्योरम में ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है और p और n सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, तब ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर भी कितना होता है n ही होता है, n ही होता है। देखो उस थ्योरम से अपन देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a की पावर p निकालेंगे कितना आएगा, ऊपर तो n आ जाएगा, नीचे आएगा कितना आएगा HCF आएगा किसका, p और n का, p और n का HCF आएगा, n आ जाएगा, p और n का HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर है। p और n सापेक्षिक अभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा n ही आएगा। देखो तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। देखो तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n होता है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर भी कितना होता है n होता है। कोई भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a बराबर मान लो दे दिया 13 दे दिया सपोज, ऑर्डर ऑफ a की पावर अपने को पूछा गया, जैसे ये पूछा गया 2020 का मान पूछा गया तो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 13 ही आएगा। ऑर्डर ऑफ a की पावर 2020 का मान भी कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों रिलेटिवली प्राइम संख्या है, दोनों रिलेटिवली प्राइम संख्या है। कोई भी अपने को देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a की पावर 100 का मान पूछा गया है वो भी कितना रहेगा 13 ही रहेगा। देखो तो एक सीधा सा अपन रिजल्ट या इससे पीछे वाला रिजल्ट अगर अपन याद कर लें तो उससे भी क्वेश्चन अपन तुरंत कर सकते हैं भाई, उससे भी क्वेश्चन अपन तुरंत कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट अगर रिजल्ट पूछा जाता है तो भी इसको अपन याद रखेंगे। थ्योरम्स की स्टेटमेंट विद छोटे छोटे एग्जाम्पल अगर वो अपन ध्यान में रखें तो उनसे इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और जल्दी से याद भी हो जाएगा। और अगर अपन आगे बात करें, एक अपन ये देख सकते हैं अवयव की कोटि, अभी जो अपन बात कर रहे थे, यानी ऑर्डर ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से, ये अपन कह सकते हैं। देखो कोई भी ग्रुप का एग्जांपल ले लो, जी बराबर अपन ने ले लिया, ये ले लिया देखो 1 - 1 आयोटा, यहाँ पे भी अपन देख रहे थे ये ले लिया। देखो संक्रिया अपन ने ले ली, मान लो गुणा ले ली, संक्रिया अपन ने ले ली, गुणा ले ली। देखो अब यहाँ ऑर्डर ऑफ आयोटा अपन जानते हैं कितना होता है 4 होता है, ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होता है 4 होता है, ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होता है 4 होता है। अब आयोटा की पावर बढ़ाते जाओ आप, या तो इसका ऑर्डर घटता जाएगा या इसके बराबर रहेगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए से। जैसे आयोटा की पावर 15 का मान निकालना है मेरे को, ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 15 का मान निकालना है, देखो तो या तो उस थ्योरम से निकाल लो, या वैसे भी अगर अपन देखें भाई वो थ्योरम नहीं भी जानते तो भी अगर अपन देखें तो आयोटा की पावर 15 का मतलब कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 15 का मतलब हो जाएगा आयोटा क्यूब। 15 में अपन 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। देखो 15 में 4 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, जैसे ही पावर 4 होती है इसका मान 1 हो जाता है, तो 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचता है वो अपन लिख लेंगे। आयोटा की पावर 3 आएगा, आयोटा की पावर 3 का मतलब माइनस आयोटा हो गया, इसका ऑर्डर भी कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। देखो यहाँ में अगर ये ले लो ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 14 ले लो सपोज, ये ले लो देखो, तो इसका मतलब हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये ऑर्डर ऑफ -1 हो गया। देखो और ऑर्डर ऑफ -1 इसमें कितना होता है 2 होता है। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना था 4 था, ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 15 है, वो भी कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। देखो आयोटा की पावर अगर 14 करते हैं तो वो क्या आ रहा है, इससे कम आ रहा है। देखो तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू होता है किससे, ऑर्डर ऑफ ए से होता है, यानी या तो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है या उससे कम होता है। एक थ्योरम और है इसके अंदर भी अपन ये देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर है n, तब a की पावर m बराबर e होता है, a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि m n का गुणज है, m n का गुणज है, मल्टीपल है, यानी m अगर n का मल्टीपल है तब a की पावर m बराबर हमेशा e होता है, यानी ऑर्डर ऑफ a बराबर कितना है n है
और a की पावर में क्या लिखना है आपको, n का मल्टीपल लिखना है। a की पावर में क्या लिखना है आपको, n का मल्टीपल लिखना है, तब a की पावर m बराबर हमेशा e आता है। दोनों तरफ इस बात को अपन देख सकते हैं, यानी ये है तब ये लिख सकते हैं, अगर m n का मल्टीपल है तब अपन ये लिख सकते हैं। देखो दोनों तरफ इस बात को देखा जा सकता है, कोई भी देख सकते हैं अपन भी। g बराबर ये एग्जांपल ले लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एग्जांपल अपन देख रहे हैं। अपन ये बात जानते हैं ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होता है, 4 होता है। ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होता है, 4 होता है। ये m बराबर e की बात कर रहे थे। आयोटा की पावर अगर अपन देखें तो आयोटा की पावर में यानी 4 का मल्टीपल लिखना है, यानी मैंने 8 लिख दिया। अब इसका मान अगर देखें तो आयोटा की पावर 8 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। यानी आयोटा की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल लिख दो आप, 100 लिख दिया मैंने, इसका मान भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आयोटा की पावर में मैंने 1000 लिख दिया, इसका मान भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर मिलेगा, तत्समक अवयव के बराबर मिलेगा, ये अपन कह सकते थे। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर n है तो a की पावर m बराबर e होता है यदि m n का मल्टीपल हो। तो इस तरीके से अपन अवयव की कोटि वगैरह निकालना देख सकते हैं। देखो अभी अपन बात कर रहे थे अवयव की कोटि की बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहे थे। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चक्रीय ग्रुप है, इसको मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं। चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक ग्रुप भी कहा जाता है। मोनोजेनिक नाम से स्पष्ट है, यानी एक एलिमेंट से जनरेट, यानी इस ग्रुप को अगर अपन एक एलिमेंट से जनरेट कर सकें तब वो क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है, ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी में कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो ताकि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके, लिख सके, तब ए है वो क्या कहलाता है, इसका जनक कहलाता है। तब ए को अपन कहते हैं इसका जनक कहते हैं। और जो ग्रुप है उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, चक्रीय ग्रुप होता है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ग्रुप जी है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी में कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो ताकि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। यहां मैं केवल पूर्णांक घात की बात कर रहा हूं भी। वहां अपन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के अंदर अपन ये बात कर रहे थे कि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, वहां धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे थे, यहाँ केवल मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूं। तो अपने को कम से कम एक अवयव ऐसा मिल जाना चाहिए ताकि प्रत्येक अवयव को अपन उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। अगर ऐसा अवयव मिल जाता है तब उस जी को अपन कह देंगे चक्रीय ग्रुप कह देंगे, और ए क्या कहलाएगा, उसका जनक कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। देखो जैसे जी बराबर अपन ने ले लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, संक्रिया अपन ने ले ली गुणा, संक्रिया अपन ने गुणा ले ली। तत्सम अवयव, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। अब जो चक्रीय ग्रुप की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको अपन देख रहे हैं भाई। इसमें अपने को एक एलिमेंट ऐसा देखना है कि प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। पूर्णांक घात का मतलब है ए की पावर एन, इस रूप में लिख सके। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 को अपन लिख सकते हैं, देखो ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1 लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं कि एक एलिमेंट ओमेगा अपने को ऐसा मिल गया ताकि प्रत्येक अवयव को अपने क्या कर दिया, ओमेगा की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, इसका जनक हो जाएगा। यानी एक जनक तो कौन हो गया, इसका ओमेगा। अब दूसरा जनक है या नहीं वो अपन देखते हैं भाई। अपन ये देखेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स को अपन ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात के रूप में भी लिख सकते हैं क्या। तो मैं चेक कर रहा हूं 1 को अपन लिख सकते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर 3 लिख दें तो ओमेगा की पावर 6 आएगा। ओमेगा की पावर 6 का मान 1 ही होता है।
ओमेगा की बात करें तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे ही ओमेगा की पावर 3 होगी 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। देखो ओमेगा स्क्वायर है, इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 लिख सकते हैं। देखो तो यहां अपन फिर देख रहे हैं, देखो जी के प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात के रूप में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब जी चक्रीय ग्रुप हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर इसके दो क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। देखो अब जी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो तो कहने का मतलब एक अवयव अपने को ऐसा मिल जाना चाहिए, कम से कम एक अवयव ऐसा मिल जाना चाहिए ताकि प्रत्येक अवयव को उसकी इंटीग्रल पावर की फॉर्म में लिख सके, तब जी क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। देखो जैसे g बराबर अपन ने ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अपन ये बात जानते हैं गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। अभी केवल अपन बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, वैसे साइक्लिक ग्रुप पहचानने का एक अलग तरीका भी है जो कि शॉर्ट मेथड है और ज्यादातर अपन वही काम में लेंगे। एक बार मैं बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसको समझा रहा हूं। तो यहां भी अपने को एक एलिमेंट कम से कम ऐसा ढूंढना है ताकि प्रत्येक अवयव को अपन उसकी इंटीग्रल पावर की फॉर्म में लिख सके। तो 1 को मैं लिख सकता हूं, देखो आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूं, 1 को अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं। देखो -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं। आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा को अपन कितना लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं अपन आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 हो गया, आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। देखो आयोटा की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं, सॉरी आयोटा को अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहां भी अपन देख रहे हैं जी के प्रत्येक अवयव को, जी के प्रत्येक अवयव को अपन क्या कर रहे हैं, आयोटा की पूर्णांक घात के रूप में लिख रहे हैं। देखो तो इसका मतलब आयोटा क्या कहलाएगा, इसका जनक कहलाएगा, और जी क्या कहलाएगा, चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। अब ऐसे ही अपने को देखना है कि दूसरा भी इसका कोई जनक हो सकता है क्या। तो वैसे तो आगे अपने एक थ्योरम पढ़ेंगे, यदि आयोटा जनक है तो इसका जो इनवर्स होगा ना वो भी हमेशा इसका जनक होगा। यानी कोई भी ग्रुप है उसके अंदर अगर अवयव जनक होता है तो उसका प्रतिलोम भी हमेशा क्या होता है, जनरेटर होता है। तो आयोटा अगर इसका जनरेटर है तो माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर होगा, चेक भी अपन कर सकते हैं। देखो 1 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 4 भी लिख सकते हैं। देखो -1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखो फिर आयोटा की अगर अपन बात करें तो आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस आयोटा की बात करें तो माइनस आयोटा को अपन लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहां अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव को अपन माइनस आयोटा की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक घात के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो यानी प्रत्येक अवयव को अपन एक अवयव से जनरेट कर सकते हैं। देखो तो ऐसे ग्रुप को अपन कहते हैं चक्रीय ग्रुप, और आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, इसके जनक हो जाएंगे। देखो आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, इसके जनक हो जाएंगे। देखो ये दोनों इसके जनक हो गए, ये अपन देख सकते हैं। देखो इसके अलावा एक दूसरा तरीका और होता है भी, आगे अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे। देखो ऑर्डर ऑफ जनक, ऑर्डर ऑफ जनक अगर जी परिमित ग्रुप है, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, तब ऑर्डर ऑफ जनरेटर, ऑर्डर ऑफ जनक हमेशा बराबर होगा किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ऑर्डर ऑफ जनक हमेशा बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो एक तरीका ये भी होता है कि प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लो, प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लो, यदि किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आती है तो वो अवयव क्या हो जाएगा, उसका जनक हो जाएगा। भाई यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है। अब प्रत्येक अवयव का ऑर्डर निकालें तो अभी अपने सीखा था ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1, ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2, ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा, 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, 4। तो 2 अवयव ऐसे आ रहे हैं जिनकी कोटि किसके बराबर आ रही है, ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है। देखो 2 अवयव ऐसे आ रहे हैं जिनकी कोटि क्या है, ग्रुप की कोटि के बराबर है, तो ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, उसके जनक हो जाएंगे। अपन अगर परिमित ग्रुप दे रखा है तो हमेशा यही मेथड काम में लेना है, ऑर्डर ऑफ जी देख लेंगे, फिर अवयव की कोटि निकाल के देख लेंगे, अगर एक भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आती है तो वही अवयव क्या हो जाता है, उसका जनक हो जाता है। तो अगर फाइनाइट ग्रुप हो तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो ये तो अपने बेसिक डेफिनेशन की बात की थी, बेसिक डेफिनेशन की बात की थी, बाकी इस तरीके से ज्यादा ठीक रहेगा। तुरंत अपन पहचान सकते हैं कि ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं है, इसका कौन जनरेटर है वो तुरंत अपन पता लगा सकते हैं। देखो और अगर अपन बेसिक डेफिनेशन की बात करें, अपन चेक कर रहे हैं कि जेड प्लस है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, जेड प्लस है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, ये अपन चेक कर रहे हैं। तो जेड की बात करें तो जेड के अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं। देखो जेड के अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं, -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो ये सारे एलिमेंट आते हैं। अब यहां अपने को ऑर्डर नहीं निकालना है, यहाँ बेसिक डेफिनेशन से अपन चेक करेंगे,
संक्रिया यहाँ अपने को प्लस दे रखी है, देखो संक्रिया प्लस दे रखी है तो a की पावर n का मतलब हो जाएगा n डॉट a। तो अपने को एक अवयव ऐसा ढूंढना है ताकि प्रत्येक अवयव को अपन n डॉट a की फॉर्म में लिख सके, देखो n डॉट a की फॉर्म में लिख सके, तब अपन कहेंगे कि इसको अपने पूर्णांक घात में लिख दिया। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो प्रत्येक अवयव को अपन एक की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। देखो n डॉट a की फॉर्म में लिखना है, n डॉट a की फॉर्म में लिखना है, ये तो अवयव हो जाएगा, यहाँ पूर्णांक घात लिखनी है। देखो अब पूर्णांक घात अपने को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। तो जीरो को अपन देखो 0.1 लिख सकते हैं, 1 को अपन लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं, 2 को अपन लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर -1 की बात करें तो इसको -1.1 लिख सकते हैं। देखो -2 को लिख सकते हैं -2.1 लिख सकते हैं। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अवयव को अपने n डॉट a की फॉर्म में लिख दिया। ये तो n हो गए और ये a हो गया। देखो प्रत्येक अवयव को अपने एक की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। देखो प्रत्येक अवयव को अपने क्या किया, एक की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। ये पूर्णांक घात हो गई, ये अवयव हो गया। देखो तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। अगर संक्रिया प्लस है तब पूर्णांक घात का मतलब होगा n डॉट a। प्रत्येक अवयव को अपने एक की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया तो एक क्या हो जाएगा, इसका जनक हो जाएगा। देखो ऐसे अगर अपन बात करें तो प्रत्येक अवयव को -1 की पूर्णांक घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 0.1 1 लिख दिया अपने 1 डॉट या -1.1 ये लिख सकते हैं अपन। देखो -1 को -1 से गुणा कर दिया। 2 को अपन लिख सकते हैं, देखो -2.1 लिख सकते हैं। ऐसे ही -1 की अगर अपन बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.1। ऐसे ही -2 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं। देखो तो ये तो n हो गए, देखो ये तो हो गई पूर्णांक घात और ये क्या हो गया, अवयव हो गया। देखो ये अवयव हो गया, यानी प्रत्येक अवयव को अपन n डॉट a की फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो प्रत्येक अवयव को n डॉट a की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहां भी अपने को एक एलिमेंट ऐसा मिल गया ताकि z के प्रत्येक अवयव को अपन क्या कर सकते हैं, -1 की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो इसके जनरेटर हो गए 1 और -1। इसके जो जनरेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 और 1 हो जाएंगे। देखो दो इसके जनरेटर होंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या हमेशा 2 होती है, केवल और केवल 2 होती है, ना 2 से ज्यादा हो सकती है ना 2 से कम हो सकती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है। देखो Z प्लस चक्रीय ग्रुप है जिसकी जनकों की संख्या कितनी आ रही है, 2। तो हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। देख भी रहे हैं अपन, -1 और 1 होती है। Z प्लस क्या हो गया, चक्रीय ग्रुप हो गया। अब और जो स्टैंडर्ड ग्रुप हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं Q प्लस चक्रीय ग्रुप है या नहीं। अपन ये चेक कर रहे हैं कि Q प्लस चक्रीय ग्रुप है या नहीं। Q प्लस है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, ये अपन बात कर रहे हैं। देखो Q का मतलब P अपॉन Q टाइप की संख्या आएंगी इसके अंदर, 20 टाइप की सारी संख्या आएंगी। अपन बात करें तो -3 भी होगा, -2, -1, 0, 1, 1/2, 2/3, ये सारी संख्याएं होंगी, 3/4 सारी संख्या इसके अंदर होंगी, इस टाइप की सारी संख्या होंगी। अब अपने को ये देखना है कि एक अवयव इसके अंदर अपने को ऐसा मिल जाएगा क्या ताकि प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। सपोज मैंने लिख दिया, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जैसे 2 की। 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 ले लिया मैंने, 1 के साथ में अगर 2 लिखूंगा तो ये इसकी पूर्णांक घात होगी, ये इसकी पूर्णांक घात होगी। अगर संक्रिया प्लस हो तो n डॉट a की फॉर्म में लिखना है, n डॉट a की फॉर्म में। -2 लेंगे तो -2 को अपन लिख सकते हैं -2 × 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें 1/2 की, देखो इसके अंदर 1/2 भी होगा, 1/2 भी होगा। तो 1 के साथ में मैं क्या पूर्णांक संख्या लिखूं कि 1/2 आ जाए। 1 के साथ में मैं क्या पूर्णांक संख्या लिखूं कि 1/2 आ जाए। ऐसी कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो ऐसी कोई पूर्णांक संख्या नहीं है जो 1 के साथ में लिखने पर, 1 की पूर्णांक घात लिखने पर 1/2 आ जाएगा। ऐसी कोई भी पूर्णांक संख्या विद्यमान नहीं है। 2/3 अगर मैं लेता हूं तो मेरे को ये देखना है कि 1 के साथ में मैं कौन सा पूर्णांक लिखूं कि 2/3 आ जाए। कोई भी ऐसा पूर्णांक विद्यमान नहीं है। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि 1/2 है, 2/3 है, इसको अपन 1 की पूर्णांक घात के रूप में नहीं लिख सकते, 1 की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि Q प्लस है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। देखो Q प्लस चक्रीय ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहां अपने को ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है। भाई Z प्लस के अंदर अपने देखा था, वहां क्या थी, सारी पूर्णांक संख्याएं थी। तो 1 के साथ में अपने 2 लिख दिया था, 3 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे 1 के साथ में अपन क्या लिखेंगे, 1/2 आ जाए। 1 के साथ में अपन क्या लिखेंगे, 2/3 आ जाए। कोई भी ऐसी पूर्णांक संख्या विद्यमान नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि Q प्लस है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। Q प्लस भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है, R प्लस भी नहीं है और C प्लस भी नहीं है। देखो दोनों ही चक्रीय ग्रुप नहीं है। देखो
केवल Z प्लस चक्रीय ग्रुप होता है, केवल Z प्लस चक्रीय ग्रुप होता है। और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा चक्रीय ग्रुप है। जो स्टैंडर्ड अपने को ग्रुप है वो दे देते हैं, Q प्लस होगा, R प्लस होगा, C प्लस होगा, Z प्लस होगा। तो केवल Z प्लस चक्रीय ग्रुप है, केवल Z प्लस क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। वही वैसे अगर अपन बात करें तो प्लस है वो क्या है, प्लस संक्रिया हमेशा क्या होती है, अबेलियन संक्रिया होती है। तो Z प्लस है वो ओबेली ग्रुप भी है और चक्रीय ग्रुप भी है। Z प्लस ओबेली ग्रुप भी है, चक्रीय ग्रुप भी है। लेकिन अपन ये बात कर सकते हैं कि कोई भी चक्रीय ग्रुप होता है वो हमेशा ओबेली होता है। चक्रीय ग्रुप हमेशा क्या होता है, ओबेली होता है। लेकिन ओबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये दोनों ओबेली ग्रुप हैं। प्लस संक्रिया के साथ में जितने भी ग्रुप हैं सारे ओबेली ग्रुप होते हैं। तो ये देखो ओबेली ग्रुप है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो कई बार एग्जाम के अंदर जैसे सत्य है या स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, इस तरीके से पूछते हैं। तो वहां ऐसी बातें पूछी जाती है। अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होता है, लेकिन अबेलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। उदाहरण R प्लस C प्लस का अपन दे सकते हैं। देखो R प्लस है, C प्लस है, Q प्लस है, सारे अबेलियन ग्रुप हैं लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो और कोई भी एग्जाम्पल अपन ले, जैसे G बराबर अपन ने ये ले लिया, G बराबर अपन ने ले लिया 0 1 2 3, संक्रिया ले लिया अपन ने +4, संक्रिया ले लिया अपन ने +4। अपन जानते हैं +4 संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। अब अपने को चेक करना है कि ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं। तो अगर परिमित ग्रुप अगर दे रखा है, परिमित ग्रुप दे रखा है तो अवयव की कोटि निकाल के देख लो। यदि किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आती है तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो यहां अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ G कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G कितना होगा 4। तत्समक अवयव कितना हो जाएगा इसका 0। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा 0। तत्समक अवयव हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। देखो तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होती है। देखो 1 की कोटि देखनी है तो एक की एक से अपन कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए, एक की एक से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। तो एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर एक जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर एक जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, देखो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक की एक से कितनी बार कंपोजिशन करवाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अभी अपन अवशेष संक्रिया की बात कर रहे थे। 2 की अगर अपन 2 से संक्रिया करवाएं तो 2 में 2 जोड़ते ही कितना आ रहा है 4, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 की अपन ऑर्डर देखें तो कितना आएगा, 3 की 3 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि 0 आ जाए। तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब 2 हो गया। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब 1 हो गया। फिर उसमें 3 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब 0। देखो तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया 4। तो 2 अवयव अपने को ऐसे मिल गए जिनका ऑर्डर किसके बराबर आ रहा है, ग्रुप के बराबर आ रहा है। देखो ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 3 दोनों की कोटि किसके बराबर आ रही है, ऑर्डर ऑफ G के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब जनक कौन कौन हो जाएंगे, 1 और 3 जनक हो जाएंगे, 1 और 3। तुरंत अपन पता लगा सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन से तो पता लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर G परिमित ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, तो हमेशा इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो ये 2 इसके जनक हो जाएंगे। ऐसे अपन नंबर ऑफ जनरेटर की बात कर सकते हैं। देखो ग्रुप G के जनकों की संख्या की बात कर सकते हैं। देखो ग्रुप G के जनकों की संख्या अपन देख सकते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके लिए अपन काम में लेते हैं। देखो एक यूलर 5 फंक्शन, ग्रुप G के जनकों की संख्या, ओइलर 5 फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखो यदि ऑर्डर ऑफ G बराबर n है, देखो ऑर्डर ऑफ G बराबर n है, तब G के जनकों की संख्या, नंबर ऑफ जनरेटर G के जनकों की संख्या वो बराबर होती है किसके, फाई n के बराबर होती है। फाई n के बराबर होती है। देखो फाई n का मतलब क्या होता है, फाई n का मतलब ये होता है n से छोटी। फाई n का मतलब होता है n से छोटी व n की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, n से छोटी व n की सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं की संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं की संख्या जितनी होती है उतना ही फाई n का मान होता है। फाई n का मतलब यूलर 5 फंक्शन कहते हैं इसको, ओइलर 5 फंक्शन कहते हैं। देखो ओइलर 5 फंक्शन इसको कहा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ G बराबर अगर n है तब G के जनकों की संख्या बराबर होती है फाई n के बराबर। फाई n का मतलब होता है n से छोटी व n की सापेक्षिक अभाज्य संख्या। जैसे अपन बात करें फाई 6 की बात करें, देखो फाई 6 का मतलब अपने को ये देखना है कि 6 से छोटी और 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो कितनी हो जाएगी, एक तो 1 हो जाएगी। देखो और कौन सी हो जाएगी, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, 5 भी हो जाएगी।
तो 5 6 का मान कितना आएगा, देखो 5 6 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 से छोटी व 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या आपको देखनी है, 6 से छोटी होनी चाहिए और 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है दो संख्याओं का अगर मैसअप है 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 है, तो तब वो दोनों क्या कहलाती है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 5 6 का मान कितना होता है, 2 होता है। 5 6 का मान कितना होता है, 2 होता है। अब यहां पे अगर अपन देखें, सीधा सीधा अपन देख सकते हैं, देखो यदि n अभाज्य संख्या है, यदि n अभाज्य संख्या है, सीधा सा अपन याद कर लेंगे, यदि n अभाज्य संख्या है तब फाई n किसके बराबर होता है, देखो n-1 के बराबर होता है। यदि n अभाज्य संख्या है तब फाई n किसके बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा। बेसिक डेफिनेशन से आप देख सकते हो भाई 5 7 का मान निकालना है, 5 7 का मान, तो 7 से छोटी व 7 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 6 हो जाएगी। देखो कितनी संख्या आ रही है, 6 संख्या आ रही है, 6 संख्या आ रही है, इसका मतलब 5 7 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। देखो तो यदि n अभाज्य संख्या है तब फाई n बराबर होता है किसके, n-1 के। और यदि n इस फॉर्म में, n बराबर है जैसे p की पावर a q की पावर b, इस फॉर्म में, या मान लो r की पावर b r की पावर c और ले लो, p की पावर a q की पावर b है, जहां p व q क्या है, अभाज्य संख्या है, p व q क्या है, अभाज्य संख्या है, तब फाई n इसके बराबर होता है, तब फाई n बराबर होता है n 1 - 1 अपॉन p 1 - 1 अपॉन q, इसके बराबर होता है। भी दो ही केस पॉसिबल होंगे, अगर अभाज्य संख्या आती है तब तो सीधा ही अपन ये लिख देंगे, अगर अभाज्य संख्या नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे। देखो मान लो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, p और q आ रहे हैं, तब फाई n को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो फाई n का मान यहां से निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ जी बराबर आपको दे दिया, मान लो ये दे दिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर दे दिया 31, तब जी के जनकों की संख्या पूछी गई है, तब जी के जनकों की संख्या पूछी गई है, तो तुरंत अपन बता सकते हैं यदि n प्राइम नंबर है तब फाई n बराबर होता है n-1 के। तो यहां से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30, आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ जी बराबर 31 है तो इसके जनकों की संख्या बराबर होगी फाई 31 के, और फाई 31 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो अगर n प्राइम नंबर है, n अगर अभाज्य संख्या है, तब फाई n बराबर होता है किसके, n-1 के बराबर होता है। दूसरा अगर और कोई केस लें अपन, जैसे ये ले रहे हैं, मान लो ऑर्डर ऑफ जी बराबर ले लिया मैंने 50 ले लिया, तब अपने को जी के जनकों की संख्या पूछी गई है, तब जी के जनकों की संख्या अपने को पूछी गई है, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो 50 के प्राइम फैक्टर अपन कर रहे हैं, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 25 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। देखो अब 50 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर कर लेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तब जनकों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी, जनकों की संख्या, जनकों की संख्या वो किसके बराबर हो जाएगी, देखो फाई 50 के, और फाई 50 का मान अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, कितना आएगा 50, या 50 लिखना है, यहाँ लिखेंगे 1 - 1/2, 1 - 1/2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 - 1/5, ये लिखेंगे। देखो अभी जो बात कर रहे थे वो अपन ये कर रहे थे, अगर ऑर्डर ऑफ जी बराबर n है तब जी के जनकों की संख्या निकालनी है, तो अगर प्राइम नंबर है तब तो सीधा अपन देख सकते हैं, अगर प्राइम नंबर है तब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो प्राइम फैक्टर करेंगे, मान लो ये आ गया जैसे p की पावर a q की पावर b आ गया जैसे ये मान, तब इसके जनकों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, फाई n के बराबर होती है, और फाई n का मान अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, तब जी के जनकों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, फाई n के बराबर, और उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ तो n लिखना आपको, यहाँ ये लिखना है 1 - 1/p लिखना है, यहाँ लिखना है 1 - 1/q लिखना है, ये लिखना है। देखो तो वही अपने बात की है, देखो यहाँ पे फाई n की जगह 50 आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 × 1/2 × 4/5, ये आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, ये 5 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20।
तो यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 50 है, 50 है, तो उसके जनकों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तब जी के जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखो किसी के लिए भी अपन चेक कर सकते हैं, किसी के लिए भी चेक किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ जी बराबर 60 है, तब जनकों की संख्या पूछी गई है, तब जी के जनकों की संख्या पूछी गई है, जनकों की संख्या, तब जी के जनकों की संख्या पूछी गई है। तो 60 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 60 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 का भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 15 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तब जनकों की संख्या कितनी आ जाएगी? जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यूलर 5 फंक्शन से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 60, इंटू में आएगा 1 माइनस 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/3, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 60 1/2, ये आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये सारे इससे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 60 है तो उसकी जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। आसानी से अपन देख सकते हैं। एक ही नियम होता है, देखो जी बराबर अगर ये है, कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है जी बराबर ए स्क्वायर ए क्यूब, लास्ट में ए एन बराबर ई दिया हुआ होता है, तब इसके जो जनक होते हैं वो हमेशा ए की पावर आर की फॉर्म में होते हैं। अगर कोई ग्रुप इस तरीके से दे रखा है तब इसके जो जनरेटर होंगे वो ए की पावर आर की फॉर्म में होते हैं, ए की पावर आर की फॉर्म में होते हैं, जहां पे आर क्या होता है? एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्या होती है। जहां आर क्या होती है? एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्या होती है। आर है वो एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्या होती है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। जैसे मान लो आपको जी बराबर ये दे दिया, जी बराबर अपने को दे दिया ए स्क्वायर ए क्यूब, लास्ट में दे दिया ए 10 बराबर ई दे दिया, देखो इस तरीके से दिया हुआ है। तब इसके जनक पूछे गए, तब इसके जनक अपने को पूछे गए, तब जनक है तो 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या देख लेंगे भाई। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, देखो ए की पावर एन बराबर ई है, तब इसके जो जनरेटर होंगे वो ए की पावर आर की फॉर्म में होंगे, जहां पे आर क्या होती है? एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्या होती है। तो 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी? 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, दस की सापेक्षिक अभाज्य संख्या अगर अपन देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या अपन देख रहे हैं 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखो तो इसके जो जनक आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे? इसके जो जनक होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 7, ए की पावर 9, ये इसके जनक हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप देखोगे ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर 10 होता है तो उस फॉर्मूले से अगर अपन निकालेंगे तो जनकों की संख्या कितनी आएगी? 4। यहाँ भी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। देखो ये इसके जनक हो जाएंगे, ये इसके जनक हो जाएंगे। एक अपन ये कह सकते हैं, अगर जी मान लो चक्रीय ग्रुप है, जी चक्रीय ग्रुप है, जी चक्रीय ग्रुप है, तथा ऑर्डर ऑफ जी बराबर अपने को दे रखा है, मान लो एन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन दे रखा है, तथा मान लो डी क्या है? एन का भाजक है, डी एन का भाजक है, डी एन का भाजक है। तब ग्रुप जी में, तब ग्रुप जी में कोटि डी के अवयवों की संख्या, कोटि डी के अवयवों की संख्या, कोटि डी के अवयवों की संख्या वो हमेशा बराबर होती है किसके? फाइ डी के, फाइ डी के बराबर होती है। देखो जी चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है, जी एक साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन होना चाहिए, डी क्या है? एन का भाजक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अवयव की कोटि है वो हमेशा ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है, ग्रुप की कोटि में हमेशा अवयव की कोटि का भाग जाता है। अब डी एन का भाजक ही नहीं होगा तो इसका मतलब वो अवयव उस कोटि का अवयव वहां पे विद्यमान ही नहीं होगा। अगर डी एन का भाजक है इसका मतलब उस कोटि का अवयव वहां पे विद्यमान हो सकता है। तो संख्या अगर देखनी है कि उस कोटि के कितने अवयव होंगे, वो संख्या देखनी है तो वो बराबर होती है फाइ डी के बराबर होती है। ग्रुप जी में कोटि डी के अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है? फाइ डी के बराबर होती है। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे
कोई भी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ जी बराबर अपने को दे रखा है 15 तथा जी अपने को दे रखा है चक्रीय ग्रुप दे रखा है, जी चक्रीय ग्रुप अपने को दे रखा है, जी अपने को चक्रीय ग्रुप दे रखा है। तब अपने को ये देखना है कि अब इसके अगर भाजक देखें भाई, इसके जो 15 के भाजक अगर वो अपन देखें तो कौन कौन से हो जाएगी। अवयव की कोटि अगर यहाँ पे अपन देखें तो अवयव की कोटि क्या क्या हो सकती है, देखो इसकी भी अवयव की कोटि का हमेशा ग्रुप की कोटि में भाग जाता है। तो अवयव की कोटि क्या क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 15 हो सकती है। देखो अब अपने को ये पूछा गया कि 5 कोटि के कितने अवयव होंगे, या प्रत्येक अवयव की कोटि देख लो यहाँ पे, एक अवयव एक कोटि के कितने अवयव होंगे। एक कोटि के अवयवों की संख्या अगर पूछी गई है, एक कोटि के अवयवों की संख्या अगर पूछी गई है तो वो बराबर होती है किसके, 5 1 के बराबर होती है। और 5 1 बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। 3 कोटि के अवयवों की संख्या अगर पूछी गई है तो 3 कोटि के अवयव कितने हो जाएंगे, 5 3 हो जाएंगे। देखो 5 3 3 प्राइम नंबर हो गया। और अभी अपन बात कर रहे थे अगर n प्राइम नंबर होता है तो 5 n बराबर होता है किसके, n-1 के। तो 5 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो 5 की अगर अपन बात करें, देखो 5 की बात कर रहे हैं, 5 कोटि के अवयवों की संख्या, 5 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 5 भी प्राइम नंबर है तो ये आएगी 4। 5 कोटि के कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। ऐसे ही 15 कोटि के अवयव वहां देख सकते हैं अपन, 15 कोटि के अवयवों की संख्या देख सकते हैं। देखो 15 कोटि के अवयवों की संख्या अपन देख सकते हैं। 15 इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई 5 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। या इस तरीके से अगर नहीं भी देखें तो वैसे देख लीजिए जो पहले अपन नियम देख रहे थे भाई 15 का मतलब क्या हो गया, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 1 आएगा और 5 की पावर 1 आएगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 15, साथ में आ जाएगा 1 - 1/3 और 1 - 1/5। इसका मान निकालना अभी अपने सीखा था। इसको पूरे को सरल करते हैं तो ऊपर आएगा कितना, 2 और 4 यानी 8 ही आएगा। देखो तो 8 आ जाएगा इसका। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि जी अगर साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर अगर 15 है तो उसमें एक कोटि के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और अपन ये बात जानते हैं एक कोटि का एक ही अवयव होता है और वो कौन होता है, तत्समक अवयव होता है। 3 कोटि के अवयव कितने हो जाएंगे, 2। 5 कोटि के अवयव कितने हो जाएंगे, 4। और 15 कोटि के अवयव कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखो ये 8 क्या हो जाएंगे, इसके जनरेटर हो जाएंगे। ग्रुप की कोटि के बराबर जिन अवयवों की कोटि आती है वो सारे जनरेटर होते हैं, तो 8 जनरेटर होंगे। देखो इसके, ये बात अपन कह सकते हैं। टोटल इनको काउंट करें तो ये कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। देखो तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये दे रखा है जैसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। माना कि गुणात्मक समूह है, गुणात्मक समूह एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, आरएस के अंदर भी एक बार पूछा गया है। माना कि गुणात्मक समूह है जी, इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय है, इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय है, इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय है। तब जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी, जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या पूछी गई, 9 कोटि के अवयवों की संख्या पूछी गई, आपने वो देखो जी क्या दे रखा है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है देखो, और 9वें मूलों का समुच्चय दे रखा है। और अपन ये बात जानते हैं कि जितने भी जो रूट होते हैं वो सारे मिलके हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। एन रूट ऑफ यूनिटी है वो भी हमेशा क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन ये कह सकते हैं कि जी एक चक्रीय ग्रुप होगा। और चक्रीय ग्रुप में अगर किसी कोटि के अवयवों की संख्या देखनी होती है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, 9 कोटि के अवयवों की संख्या देखनी है तो उसका हो जाएगा 5 9 हो जाएगा। देखो 9 कोटि के अवयवों की संख्या अगर अपने को इसमें देखनी है, 9 कोटि के अवयवों की संख्या अगर अपने को देखनी है तो वो बराबर हो जाएगी किसके, 5 9 के बराबर हो जाएगी। 5 9 का मान अपन निकाल सकते हैं, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख देंगे 9 × 1 - 1/3 लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2/3। इसको हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6। तो 5 9 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर 9 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 9 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। मान लो अपने को ये पूछा जाए कि 3 कोटि के कितने अवयव होंगे, तो 3 कोटि के अवयवों की संख्या अपन देख सकते हैं। 3 कोटि के अवयवों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 5 3 के बराबर हो जाएगी। अगर जी चक्रीय ग्रुप है तभी ये नियम लगेगा, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तब अपन देख सकते हैं।
9 कोटि के अवयव इतने होंगे, 3 कोटि के इतने अवयव होंगे, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट है भी, कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट है वो जो अपन बात कर रहे थे कि प्रत्येक ग्रुप है वो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये जरूर अपने को ध्यान में रखनी है, कुछ इसके जो गुण धर्म है वो अपने को जरूर ध्यान में रखना है। देखो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ जनक, अगर जी परिमित ग्रुप है, अगर जी परिमित ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, तब ऑर्डर ऑफ जनक हमेशा बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। देखो सेकंड बात अपन ये कह सकते हैं, अगर ए जनक है, ए अगर जनक है तो ए इनवर्स भी क्या होता है, जनक होता है। देखो ए इनवर्स भी हमेशा क्या होता है, जनक होता है, ये अपन कह सकते हैं। थ्योरम का प्रूफ भी अपन इनका कर सकते हैं, थ्योरम का प्रूफ भी अपन कर सकते हैं भाई। ए जनक है इसका मतलब जी के प्रत्येक अवयव को अपन ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अगर जी जनक है, ये ए जनक है जी का, तो ए जी के प्रत्येक अवयव को अपन ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर -m भी लिख सकते हैं। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर जनक था तो अपन क्या कर रहे थे, जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख रहे थे। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ये क्या हो गया, अगर m पूर्णांक है तो -m भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ अपने ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में भी इसको लिख दिया, ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में भी इसको लिख दिया। तो इसका मतलब ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। देखो बाकी यहाँ अपने को थ्योरम के स्टेटमेंट पे, ये प्रूफ पे ज्यादा नहीं जाना है, थ्योरम की स्टेटमेंट अपने को ध्यान में रखना है। ए अगर जनक होता है तो ए इनवर्स भी क्या होता है, जनक होता है। देखो थर्ड बात अपन ये देख सकते हैं, देखो चक्रीय ग्रुप, जी अगर चक्रीय ग्रुप है तो जी क्या होगा, ओबेली होगा, हमेशा जी ओबेली होता है। जी चक्रीय ग्रुप है तो जी क्या होगा, ओबेली होगा। देखो ओबेली होगा, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। प्रूफ भी अपन इसका कर सकते हैं। देखो जी अगर चक्रीय ग्रुप है तो हमेशा क्या होता है, ओबेली होता है, लेकिन ओबेली है तो चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। जैसे अपन बात कर सकते हैं Q प्लस R प्लस, इन सब की बात कर सकते हैं, सारे ओबेली ग्रुप होते हैं लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं होते। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं इसका Q प्लस हो गया, R प्लस हो गया, C प्लस हो गया। देखो सारे क्या है, ओबेली ग्रुप है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। एक बात अपन ये कह सकते हैं, देखो अगर ऑर्डर ऑफ जी है वो प्राइम नंबर है, ऑर्डर ऑफ जी अगर अभाज्य संख्या है, ऑर्डर ऑफ जी अगर अभाज्य संख्या है, तब जी हमेशा क्या होता है, तब जी हमेशा होगा ओबेली व चक्रीय ग्रुप। ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम नंबर है तब जी ओबेली व चक्रीय ग्रुप होता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भाई आपको ये दे देंगे कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 31 है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर आपको 31 दे दिया, तब जी होगा, चक्रीय ग्रुप होगा, ओबेली ग्रुप होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम नंबर होता है तब जी ओबेली भी ग्रुप होता है और चक्रीय ग्रुप भी होता है। तो ये ओबेली भी हो जाएगा और चक्रीय भी हो जाएगा, दोनों ग्रुप हो जाएगा। आगे अपन देखेंगे जी एक सरल ग्रुप भी होता है, आगे अपन बात करेंगे सिंपल ग्रुप की, वहां अपन देखेंगे। देखो एक अपन ये कह सकते हैं, देखो अपरिमित चक्रीय ग्रुप की, अपरिमित चक्रीय ग्रुप की, अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या, के जनकों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो हमेशा 2 होती है, केवल और केवल 2 होती है। देखो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बार बार एग्जाम के अंदर ये बात भी पूछी जाती है। देखो उदाहरण अपन देख सकते हैं, अपरिमित चक्रीय ग्रुप का Z प्लस अपन ले सकते हैं। देखो Z प्लस अपन ले सकते हैं जिसके 2 जनक होते हैं, 1 और -1, 2 जनरेटर होते हैं। तो Z प्लस है वो एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसके जनक आ रहे हैं 1 और -1। तो अपन ये कह सकते हैं कोई भी अपरिमित चक्रीय ग्रुप होता है तो उसके जनकों की संख्या कितनी होती है, 1 और -1 होती है। तो इस तरीके से अपन कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे तो आसानी से अपन क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। थैंक यू।